मैं ऐश्वर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सभी हमारे हॉस्टल वार्डन के अभ्यर्थियों का। और आज सुपर फैक्ट्स हैं, है ना? ठीक है ना। आज सुपर फैक्ट्स की पहली किस्त है। 11 तारीख को दूसरी किस्त आएगी। 11 को दूसरी, 12 को तीसरी किस्त आएगी। ठीक है ना। 3 किस्तों में सुपर फैक्ट्स कराऊंगा। तो प्रथम किस्त देख लेते हैं, फटाफट करते हैं। EMRS विद्यालय मुख्यतः ST और PVTG वर्ग के छात्रों के लिए है। बहुत बहुल के लिए बहुल आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए है। किसके लिए? आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए इलाकों में खोले गए विद्यालय हैं। ठीक है ना। EMRS विद्यालय में छात्रावास की अधिकतम क्षमता 480 है, 240 लड़के और 240 लड़कियां। ठीक है ना। EMRS आवास विद्यालय में छात्रावास का प्रशासनिक व कार्यकारी मुख्य वार्डन होगा। कौन होगा? वार्डन होगा। तो PVTG और ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले गए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज में है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो अकोमोडेशन डिजाइन की गई है वो 480 स्टूडेंट्स के, इसमें 240 लड़के और 240 जो है लड़कियां होंगी। ये संख्या कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, ध्यान रखना। EMRS का जो प्रशासनिक और कार्यकारी हेड होता है वो वार्डन होता है। ठीक है ना। वार्डन और वार्डन की रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को होती है। द लास्ट जो सीट होती है वो प्रिंसिपल होती है, उसको रिपोर्ट करना होता है। गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल वार्डन तथा बॉयज हॉस्टल में मेल वार्डन होगा। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट। ठीक है ना। इन 4 पॉइंट को देखो, ये 4 पॉइंट आपके सामने। ठीक है। तो ST और PVTG छात्रों के बहुल आदिवासी बहुल इलाकों में खोला गया विद्यालय। EMRS आवासीय विद्यालय में छात्रावास की 480 होगी। ठीक है ना। आवासीय विद्यालय में छात्रावास प्रशासनिक कार्यकारी मुख्य वार्डन होगा। ठीक है ना। गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल वार्डन व बॉयज हॉस्टल में मेल वार्डन होगा। नेक्स्ट, EMRS आवासीय विद्यालय में लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग आवासीय विद्यालय, अलग अलग जो है अलग अलग लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था होगी, है ना। और ये आवासीय व्यवस्था जूनियर और सीनियर बटी होगी, जूनियर और सीनियर्स में बटी होगी। ठीक है ना। जूनियर हॉस्टल अलग होंगे, सीनियर हॉस्टल होंगे, जूनियर बॉयज एंड जूनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स एंड सीनियर बॉयज। ओके। 2 स्तरों में बटी हुई होगी, 2 स्तरों में बटी होगी। ठीक है ना। 2 स्तरीय, 2 लेयर में डिवाइड होगी। कितनी लेयर में होगी? 2 स्तर में बटी होगी। ये जो आवासीय व्यवस्था है ये कितने स्तर में बटी होगी? आपके 2 स्तर में बटी हुई होगी ये आवासीय व्यवस्था। छात्रावास जूनियर व सीनियर में बटे हुए होंगे। ठीक है ना। सामान्य क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां लड़के और लड़कियां दोनों तटस्थ रूप से मौजूद रहे। डाइनिंग एरिया, मनोरंजन कक्ष, डाइनिंग डाइनिंग एरिया, मनोरंजन कक्ष, लाउंज अगर है तो लाउंज, खेलकूद का मैदान, खेलकूद का मैदान। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बढ़िया से, और निश्चिंत होके बैठ जाओ। मैं क्या सोच रहा था ना, ये तो अपने 3 सीरीज में पूरा कर दूंगा। आज पहली सीरीज है, कल फिर आ, आज फिर एक शनिवार को ले आऊंगा, ऐसे कर लूंगा। और फिर एक सोमवार मंगलवार को ले आएंगे, ऐसे कर लेंगे अपन। दूसरा ये कि अपनी जो है वो 10 दिसंबर को, क्या है 10 दिसंबर को, लाल कलर में लिख देता हूँ, सब ध्यान से देख लेना। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर के दिन अपन जो है वो क्या करने वाला है? 10 दिसंबर के दिन जो है अपन वो 10 AM सुबह, 10 दिसंबर को रविवार है भाई, रविवार 10 दिसंबर के दिन अपन एक कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई क्या होगी? वो कार्रवाई ये होगी कि 10 से लेकर के 12 तक अपनी मैराथन है, संडे के दिन सुबह। इसमें अपन सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, और भी बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ नए अच्छे बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रश्न बना करके चीज़ों को देखेंगे। तो रविवार को आना मत भूलना। 26 नवंबर को आए थे, बढ़िया शानदार मैराथन रही। फिर 3 तारीख को अपन ने फिर मैराथन की, शानदार रही। 8 टॉपिक का रिवीजन हो गया अपने। अब बच्चे कुछ टॉपिक और ये, ठीक है ना। बागे अगर लगेगा कि 12-13 तारीख को मैराथन चाहिए एग्जाम से 3-4 दिन पहले, तो एक और लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये तीसरी मैराथन होगी अपने आप में, है ना, और महत्वपूर्ण मैराथन होगी 10 दिसंबर को सुबह 10 से 12। सामान्य क्षेत्र किन्हें कहेंगे? जहाँ लड़के लड़के दोनों मौजूद रहेंगे। डाइनिंग एरिया, मनोरंजन कक्ष, लाउंज, खेलकूद का मैदान आदि। हॉस्टल का शाब्दिक अर्थ आवास में भोजन है। हॉस्टल के लिए अन्य शब्द है सोसाइटी, डॉर्मेटरी, हाउस, हॉल ऑफ रेजिडेंस आदि। प्रत्येक सदन में नियुक्त छात्र पद है। हाउस कैप्टन 1, वाइस कैप्टन 2, प्रीफेक्ट 2। वार्डन के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ये वार्डन के द्वारा नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा होगी? ये नियुक्ति जो है ये वार्डन के माध्यम से की जाएगी। ये जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएंगी? आपके वार्डन के माध्यम से की जाएंगी। ठीक है ना। क्लास को शेयर कर दो बच्चों एक बार, जितने आपका PDF निकाल लो एक और। हाँ, धन्यवाद। आगे ये ठीक।
बहुत बढ़िया, बेहतरीन काम किया है अभी मैंने छींक के माध्यम से। कुछ आंख वाँख खुली क्या आप लोगों की छींक आते ही मेरे? एक मिनट, आपके लिए वो निकाल लेता हूँ मैं। कुछ तो अच्छा सा लेके आया था, कहाँ गया? ए भगवान। चलो भाई, आ गया। तो प्रत्येक सदन में नियुक्ति छात्र पद की हाउस कैप्टन एक होगा, वाइस कैप्टन दो होंगे, प्रीफेक्ट्स दो। अरे वाइस कैप्टन एक होगा, सही होगा, देखो एक होगा वाइस कैप्टन। ये सदन में नियुक्त करेंगे, वार्डन द्वारा नियुक्ति होगी, इनको जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी बकायदा। ये भी मीटिंग मीटिंग में शामिल होंगे, ध्यान रखना। अभिगम नियंत्रण अलगाव व सुरक्षा के लिए। अभिगम नियंत्रण एक्सेस कंट्रोल किसके लिए? अलगाव व सुरक्षा के लिए। अलगाव और सुरक्षा रखने के लिए, बच्चों को अलग अलग करने के लिए, साथ में बच्चों को सुरक्षित करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से, ठीक है ना, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल जो है उस विधि को अपनाया जाएगा। एक्सेस कंट्रोल की विधि को। पॉस्को ई बॉक्स यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत का बॉक्स होगा। डाइट विद्यालय में स्कूल, स्कूल प्रशासन के अंतर्गत प्रिंसिपल के अंडर रहेगा, और एकल छात्रावास में अध्यक्ष के अंतर्गत रहेगा, ठीक है ना। चलें भाई नेक्स्ट। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये प्रिंसिपल के अंडर है सीधा, ठीक है ना, और आगे जो है ये एकल छात्रावास में अध्यक्ष के अंतर्गत है। और यहाँ पर अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो फिर जिला प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा तुरंत प्रभाव से, जिला प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। चले भाई, नियमित चेक इन हॉस्टल वार्डन छोटे छोटे विद्यार्थी समूह से बात करेगा। नियमित चेक इन का मतलब क्या है? हॉस्टल वार्डन छोटे छोटे विद्यार्थी समूह से बातचीत करेगा, उसे नियमित चेक इन कहेंगे, है ना। छोटे छोटे विद्यार्थी समूह से जानेगा विद्यालय के बारे में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कई बार बच्चे जो है होते हैं हाउस मीटिंग के अंदर अपनी बात रख नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे तो हैं, घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते अपनी बात, नहीं रख पाते अपनी बात। जब वो अपनी बातचीत नहीं रख पाते हैं तो इस माध्यम से फिर उनके पास ये माध्यम बचता है कि वो इस माध्यम से अपनी बात जो है वो आगे रखें, ठीक है। तो इस माध्यम से जो है वो बातचीत रखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है हॉस्टल वार्डन छोटे छोटे विद्यार्थी समूह से बात करेगा। वार्डन का आवास विद्यालय के भीतर ही होगा। इस बात को नियमित चेकिंग का मतलब यही है ना, एक तरीके से नियमित निरीक्षण की तरह ही है, इंस्पेक्शन की तरह ही, लेकिन ये इंस्पेक्शन जो है छोटे छोटे समूह में हो रहा है। ये समूह से बड़े फ्रेंडली बिहेवियर के साथ बातचीत की जा रही है, ठीक है ना। ओके। वार्डन का आवास आवासीय विद्यालय के भीतर होगा, बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना। चाहे वो एकल छात्रावास हो चाहे वो आवासीय विद्यालय हो, दोनों में, है ना, आवास भीतर ही होगा, चाहे वो एकल छात्रावास हो चाहे वो आवासीय विद्यालय हो। आवासीय विद्यालय तो ये हमारे इसका आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय हो, रेजिडेंशियल स्कूल, है ना। एकल छात्रावास में एनसीपीसीआर के दिशा निर्देश के अनुसार अधीक्षक व वार्डन का पद होगा। एनसीपीसीआर जो है नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उसके अनुसार एक अधीक्षक होगा और एक क्या होगा, अधीक्षक जो होगा 100 से 200 विद्यार्थियों पर एक अधीक्षक होगा और एकल छात्रावास में वार्डन का छात्र अनुपात 50 पर एक वार्डन होगा। 50 छात्रों पर एक वार्डन होगा, 50 छात्रों पर क्या होगा, एक वार्डन का अनुपात होगा। और अधीक्षक जो होगा 100 से 200 विद्यार्थियों पर एक अधीक्षक होगा और 50 बच्चों पर एक वार्डन होगा। यह संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। साथ में छात्रों का बायोडाटा प्रोफाइल रजिस्टर, महत्वाकांक्षा और स्वास्थ्य भी रखा जाएगा इसी में, ठीक है ना। तो प्रोफाइल रजिस्टर जो है उसमें छात्रों का बायोडाटा रखा जाएगा। तो नियमित चेक इन जो है कौन करेगा? नियमित चेक इन जो है अगर हम बात कर लें तो नियमित चेक इन की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? वार्डन करेगा। ये काम कौन करने वाला है? वार्डन करने वाला है भाई, नियमित चेक इन। नियमित चेक इन जो है कौन करने वाला है? वार्डन साहब जो है वो करने वाले हैं। वार्डन का आवास जो है विद्यालय के अंदर होगा, एकल छात्रावास एनसीपीसी आवासीय विद्यालय में होगा, ठीक है ना। और अधीक्षक और वार्डन का पद होंगे। एकल छात्रावास अधीक्षक छात्र अनुपात 100 से 200 पर एक, 50 पर एक। छात्रों का बायोडाटा प्रोफाइल रजिस्टर, महत्वाकांक्षा और स्वास्थ्य जो है प्रोफाइल रजिस्टर में रखी जाएंगी। आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि भी रखी जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर जो है आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो भी यहाँ रखी जाएगी, है ना, विद्यार्थी की। स्टॉक रजिस्टर की प्राप्तियां बाईं ओर रखी जाएंगी, जो सामान आ रहा है वो बाईं ओर, जो सामान इशू किया जा रहा है विद्यालय के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दाईं ओर, ठीक है। वर्ष में एक बार ऑडिट होगी, वर्ष में एक बार ऑडिट होगा 31 मार्च को, ठीक है ना। और इसके लिए जो है वो सत्यापन कमेटी का गठन किया जाएगा, सत्यापन
कमेटी का गठन किया जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, ठीक है। स्टॉक सत्यापन कमेटी गठन मार्च के पहले सप्ताह में किया जाएगा, नीचे लिखा हुआ ही है, और 31 मार्च तक अपना ऑडिट कर ली जाएगी। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं कपड़े, बिस्तर, भोजन, जलवायु व क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार होंगे, क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार होंगे, है ना। एरिया वाइज जो है वो क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार होंगे, ठीक है ना। ईएमआरएस बच्चों की सुरक्षा के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा। कैसी नीति अपनाएगा? शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो जो प्राप्ति आ रही है वो बाईं ओर, जो सामग्री इश्यू हो रही है वो दाईं ओर। वर्ष में एक बार ऑडिट होगी 31 मार्च को। इसके लिए सत्यापन कमेटी गठन पहले सप्ताह में किया जाएगा। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में बच्चों के लिए दी जाने वाली सुविधाएं कपड़ा, बिस्तर, भोजन, जलवायु व क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुसार होंगे, ठीक है ना। किसके अनुसार होंगे? क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार होंगे। बच्चों की सुरक्षा के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। कैसी नीति अपनाएंगे? शून्य सहनशीलता की नीति, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जो है वो फॉलोअप किया जाएगा। यहाँ पर क्लाइमेटिक और रीजनल जो होंगी डाइवर्सिटी के अनुसार कपड़े, भोजन और सुविधाएं दी जाएंगी। सुरक्षा के लिए मासिक मीटिंग होगी, वार्डन, प्रिंसिपल, प्रीफेक्ट, कला शिक्षक, कक्षा शिक्षक, प्रिंसिपल पर मॉनिटर, ये मंथली बैठक करेंगे। एमएनआर कमेटी और मैथ्स कमेटी, स्टॉक कमेटी और प्रबंधन कमेटी, ये सबके सब मंथली मीटिंग करेंगे भाई। ये सबके सब लोग क्या करेंगे? कमेटियां जितनी भी हैं ये सबके साथ मंथली मीटिंग करेगी। स्टाफ कमेटी, है ना, स्टाफ कमेटी, ये सब कमेटियां मंथली मीटिंग करती नजर आएंगी। यहाँ पर कैसे मीटिंग करेंगी? मंथली मीटिंग करेंगी। चाहे वो वार्डन प्रिंसिपल प्रीफेक्ट हो, चाहे कक्षा शिक्षक प्रिंसिपल मॉनिटर हो, एमएनआर कमेटी हो, स्टाफ कमेटी हो, मैथ्स कमेटी हो, प्रबंधन कमेटी हो, ये सब मासिक मीटिंग करेंगे। सुरक्षा के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम जो है वो अपनाया जाएगा। क्या? 14 सूत्री कार्यक्रम जो है वो अपनाया जाएगा यहाँ पर सुरक्षा के लिए। बच्चे विद्यालय से बाहर बिना एस्कॉर्ट के नहीं जाएंगे, है ना। एस्कॉर्ट मतलब शिक्षक होगा एस्कॉर्ट, है ना। अगर विद्यार्थी अगर बॉयज हैं तो मेल एस्कॉर्ट, अगर विद्यार्थी जो है लड़कियां जो है गर्ल्स यहाँ पे है तो फीमेल एस्कॉर्ट जाएगा। और अगर उसे घर जाना है तब भी अपने माता पिता के साथ या अभिभावक के साथ जाएगा, जो भी अधिकृत है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसके साथ वहां पर जाना तय करेगा। आज शायद अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करके भी डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं। तो एस्कॉर्ट जो है नहीं जाएंगे, तो बाहर बिना एस्कॉर्ट के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो एस्कॉर्ट के साथ ही जाएंगे, ठीक है। एस्कॉर्ट मतलब शिक्षक है, 10 बच्चों पर एक एस्कॉर्ट होगा, ठीक है ना। 20 पर 2, 30 पर 3, ठीक है ना। इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। आवासीय विद्यालय आपदा से सुरक्षा के लिए एनडीएमए के दिशा निर्देशों का पालन करेगा। आपदा से एनडीएम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ट्रेनिंग देगी, है ना। आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराएगी। आपदा से बचने के लिए क्या कराएगी? मॉक ड्रिल कराएगी, मॉक ड्रिल, ठीक है ना। और हर 3 महीने में चेक करेगी विद्यालय को त्रैमासिक रूप से चेक करेगी विद्यालय को, त्रैमासिक रूप से चेक करेगी विद्यालय को। हर 3 महीने में क्या करेगी? विद्यालय को चेक किया जाएगा त्रैमासिक रूप से। बताओ समझे कि नहीं समझे? त्रैमासिक रूप से विद्यालय चेक किया जाएगा, ठीक है ना। हर 3 महीने में एनडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है चेक करेगी कि आपदा से सुरक्षा के लिए जो जो पैरामीटर्स हैं उनको ढंग से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। आपदा में जो सामान काम हो रहा है वो बिल्कुल मजबूत है कि नहीं है, सही है कि नहीं, खराब तो नहीं हो गया। शारीरिक दंड प्रतिबंधित है, बिल्कुल कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, आरटी एक्ट 2009। स्कूल सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे, इसके अलावा उप प्राचार्य होंगे, वार्डन होंगे, पीजीटी टीजीटी होंगे, प्रशासनिक लोग होंगे, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट के लोग हों, चिकित्सा डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो एसडीएम एडीएम ऑफिस हो, ठीक है ना, ये सब लोग शामिल होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे। मॉक ड्रिल के माध्यम से स्टाफ व बच्चों को आपदा से सुरक्षित रहने का तरीका सिखाया बताया जाएगा। मॉक ड्रिल के माध्यम, मॉक ड्रिल तो आपदा से पहले आपदा की तैयारी, इसे मॉक ड्रिल कहते हैं। आपदा से पहले आपदा की तैयारी जो है वो मॉक ड्रिल कहलाती है। तो मॉक ड्रिल के माध्यम से जो है वो बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। मॉक ड्रिल के माध्यम से स्टाफ बच्चों को आपदा से सुरक्षित रखने का तरीका बताया जाएगा। शौचालय जो होगा, एक शौचालय पर 7 छात्र होंगे, एक स्नानागार के ऊपर 10 छात्र होंगे, एक स्नानागार के ऊपर 10 छात्र होंगे, ठीक है ना।
हॉस्टल के शौचालय व स्नानागार 2 बार साफ होंगे। कितनी बार साफ होंगे? 2 बार। इसको मैं 10 कर देता हूं, ठीक है। यहां पर जबकि अगर अपन ईएमआरएस का स्ट्रक्चरल देखें तो प्रत्येक ब्लॉक जो है, प्रत्येक ब्लॉक पर जो है वो 5 तो शौचालय हैं और 4 जो है वो स्नानागार है, वो बाथरूम है। बाथरूम है, 4 बाथरूम है प्रत्येक ब्लॉक पर। ऐसा साइट पे दे रखा है, परफॉर्मा दे रखा है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें दे रखी हैं वहां पे भी, ठीक है। तो 2 बार साफ होंगे। स्कूल के जो बाथरूम है एकेडमिक ब्लॉक के, वो 4 बार। मैथ के जो है वो 3 बार। और ओवरऑल मैथ जो है वो 3 बार साफ होगी। ब्रेकफास्ट के बाद में, लंच के बाद में और डिनर के बाद में, BLRD ना 3 बार साफ होगी। बाथरूम 3 बार, 3 बार पूरी साफ होगी। ओवरऑल हॉस्टल जो है वो 1 बार साफ होगा, बाथरूम 2 बार साफ होंगे, ठीक है ना। चलो भाई आगे और देखते हैं क्या क्या सामान है अपने पास में। सर ग्रुप में ऐड कर लो। करते हैं भाई, करते हैं ग्रुप में ऐड करते हैं। आगे कुछ और तथ्य हैं और ये मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है ना। ये PDF आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे लग जाएगी। ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसी वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ है ना, उस पर लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करना। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप यशवर्धन सर लिखा हुआ आएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होते ही आप क्या करोगे, सिलेक्ट और कैटेगरी में आप राजस्थान चुनोगे। सिलेक्ट और कैटेगरी में स्टेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम में राजस्थान, राजस्थान में EMRS। अब जैसे आप EMRS सेलेक्ट करोगे, नीचे जाओगे ना आप, तो आपको दिखेगा माई होम, माई कम्युनिटी, माई कंटेंट और माई स्टोर। माई कम्युनिटी में जाना, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन जाकर के फॉलो करना, वहां पर ये PDF इस क्लास के बाद में डाल दूंगा, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। चलो भाई, ABC विश्लेषण है ना, शॉर्ट नोट है इसका। ABC विश्लेषण का 1 लाइन। ABC विश्लेषण हमेशा बेहतर प्रबंधन। वस्तुओं को A, B और C में बांटेंगे। A मतलब सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं और सबसे अधिक उपयोग आने वाली वस्तुएं, सबसे अधिक लागत वाली वस्तुएं। B 3 महीने में काम आने वाली वस्तुएं, A की तुलना में कम लागत वाली वस्तुएं। C सबसे कम लागत वाली वस्तुएं, लगभग 6 महीने में काम आने वाली वस्तुएं। तो हमेशा बेहतर नियंत्रण। स्टॉक का अगर न्यूनतम निवेश में अधिकतम अगर आपको प्राप्ति करनी है, तो आपको ABC इन्वेंट्री व्यवसाय प्रबंधन करना पड़ेगा। जस्ट इन अ टाइम, ठीक है ना, जस्ट इन अ टाइम, जस्ट इन अ टाइम, ठीक है ना। ABC निरीक्षण हो गया, जस्ट इन अ टाइम। JIT कहते हैं एक इन्वेंट्री प्रबंधन पद्धति जिसमें कि आपूर्तिकर्ता से सामान तभी प्राप्त किया जाता है जब उसकी आवश्यकता हो। जस्ट इन अ टाइम, जब आपको जरूरत है तभी आपको सामान की प्राप्ति चाहिए। ऐसे कई सारे सामान होते हैं जब जरूरत होती है, जैसे LPG गैस सिलेंडर। जब आप जरूरत होती है तभी आप फोन कर देते हो कि भाई मेरा कल सिलेंडर खत्म हो जाएगा, आकर के सप्लाई कर जाना। क्या हो जाएगा मेरा? कल सिलेंडर जो है मेरा वो खत्म हो जाएगा। और जैसे सिलेंडर मेरा खत्म हो, तुरंत प्रभाव से जो है वो आपको क्या करना है, तुरंत प्रभाव से जो है वो आपको उसकी सप्लाई करनी है। जस्ट इन अ टाइम, JAT। LPG सिलेंडर पे उदाहरण लागू होता है, खत्म होने के साथ ही सप्लाई जारी, ठीक है। तो ABC जो है हमेशा बेहतर प्रबंधन, ऑलवेज बेटर कंट्रोल के अंतर्गत है ये, ठीक है ना। चले भाई, तो ABC हो गया और जस्ट इन टाइम हो गया, JIT हो गया अपना अच्छे से। तो न्यूनतम निवेश में अधिकतम की प्राप्ति, स्टॉक मालिकों को स्टॉक में आवश्यक उत्पादों की पहचान करने और मूल्य के आधार पर उन्हें प्रबंधन करने प्राथमिकता देता है। मूल्य के आधार पर प्रबंधन करते हैं ABC को अपन जैसे पहले भी क्या था, A अधिक लागत, B इससे कम लागत, C सबसे कम लागत, सबसे अधिक उपयोग सबसे अधिक लागत, सबसे मध्यम उपयोग मध्यम लागत, सबसे कम उपयोग सबसे कम लागत। ABC में चीजों को बांट लेंगे तो 2 फायदे हैं, एक तो न्यूनतम निवेश हो गया और अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा है ना, आवश्यक उत्पादों की पहचान करना और मूल्य के आधार पर वस्तुओं को बांटना। तो मूल्य के आधार पर वस्तुओं को बांटना, न्यूनतम निवेश में अधिकतम लाभ प्राप्त करना और हमेशा इन्वेंट्री का बेहतरीन प्रबंधन करना और वस्तुओं को ABC में बांट लेना। जस्ट इन टाइम, जैसे आवश्यकता होगी वैसे ही वस्तुओं को मंगाओगे। जैसे ब्लिंकिट है, JIT पर काम करता है ब्लिंकिट। आवश्यकता पड़ी, आपने ऑर्डर की, वस्तु आ गई आप तक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। ABC analysis in English, just in a time in English. The always better control is an integral part of the material management. The main objective of the ABC analysis is to make the maximum out of the minimum
इन्वेस्टमेंट, द मैक्सिमम अमाउंट इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट द एसेंशियल प्रोडक्ट इन द स्टॉक प्रायोरिटाइज देयर मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू। तो प्रोडक्ट जो स्टॉक है वो किसके ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाएगा, वैल्यू पर। जितना महंगा होगा उतना ए श्रेणी में होगा, जितना कम सस्ता होगा उतना सी श्रेणी में होगा, जितना चीप होगा उतना सी में, जितना महंगा होगा वो ए श्रेणी में होगा। just in a time, the just in a time is the inventory management method in the which goods are received from the supplier only when they are needed। जब आवश्यकता हो तभी। एलपीजी गैस इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। एलपीजी गैस जो है इसका बेहतरीन जो है वो उदाहरण है। नेक्स्ट, इस पद्धति का उद्देश्य इन्वेंट्री होल्डिंग लागत को कम करना और इन्वेंट्री टर्नओवर को बढ़ाना है। ये एक पुल प्रणाली है जो मांग की प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप करते हो कि भाई अगर आप पहले से सामानों को अगर बना के रख रहे हो लगातार, पहले से अगर आपको सामानों को आपने बचा के रख रखा है, ठीक है ना, तो हो सकता है खराब हो जाए, उसके लिए आपको अलग से जगह भी रखनी पड़ेगी, उसका भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कोई सामान ऑर्डर करते उपलब्ध हो रहा है तो उसका इन्वेंट्री क्यों बनाए फालतू में, क्यों खर्चा करें। बैच ट्रैकिंग, बैच ट्रैकिंग उत्पादों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है। इसमें लॉट ट्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक बैच को एक नंबर दिया जाता है जिसे बैच नंबर कहा जाता है। बैचों में समान उत्पादन शामिल होते हैं, कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सामानों पर बैच ट्रैकिंग होती है, ठीक है ना। जहां उत्पादों को उनकी गंतव्य तक भेजा गया है, कहां तक भेजा गया, कहां तक उत्पाद पहुंचे, बैच ट्रैकिंग से तो ये पता चलता है। दूसरा, इनकी समाप्ति की तिथि और यदि कोई हो तो इनकी निगरानी की जाती है। बैच ट्रैकिंग का मतलब क्या, मोटा मोटा ये समझ लो। बैच ट्रैकिंग का मतलब यह है कि जिस सामान की अपन यूज कर रहे हैं उस सामान की उपयोगिता क्या है, वो सामान कब तक पहुंच जाएगा, दूसरा उसकी समाप्ति की तिथि क्या है। इसलिए हम बैच ट्रैकिंग करते हैं। एक बार कोड लगा होता है, रीड करते हैं और उसकी हमें ट्रैकिंग पता चल जाती है, ठीक है। द मेथड ऑफ एम द रिड्यूस द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो कोई आपसे ये पूछे कि इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट जो है, इन्वेंट्री की जो होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है ना, उससे जो है वो इन्वेंट्री की जो होल्डिंग कॉस्ट उसको कम करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करोगे, जेआईटी का उपयोग करोगे। इस संडे को प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना है ना। इस संडे को जो है वो अपन जो है ये प्रश्न करेंगे। इस संडे को जो है अपन क्या करेंगे, ये प्रश्न करते हुए नजर आएंगे इस संडे को, ठीक है। चलो भाई, दिस इज पूल सिस्टम विच इज द रिस्पॉन्सिबल टू द, ठीक है ना। द बेटर ट्रैकिंग इज अ सिस्टम यूज्ड टू ट्रेस प्रोडक्ट। इट इज आल्सो नोन एज अ लॉट ट्रैकिंग। Each batch is assigned a number of the called batch number. Batch comprise the identical product goods from raw material to the, दोनों हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी होता है, फर्निश मटेरियल भी हो सकता है। एक्सपायरी डेट होगी, कब गई है, कब इन्वेंट्री में चढ़ी है, कब इसकी उपयोगिता होनी चाहिए। इससे सामान वेस्ट होने से बच जाता है। अगर आप बैच ट्रैक कर रहे हो तो सामान आपका वेस्ट होने से बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, ये हटाओ, ये काम का नहीं है। हाँ, एबीसी विश्लेषण हो गया। लागत और मात्रा के आधार पर वस्तुओं को स्टॉक वर्गीकृत करना असल मुझे यहीं से पढ़ाना था। भंडारण के अंतर्गत सामग्री का स्टॉक जो कि ग्राहकों द्वारा उनकी वास्तविकता मांग से कम हो, यह मांग को पूरा करने में असमर्थ है, इससे प्रतिस्पर्धा के सामने मांग घटने लगती है, भंडारण के अंतर्गत। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एबीसी एनालिसिस, ठीक है ना। ए मेथड कैटेगराइज स्टॉक आइटम्स द बेसिस ऑन द कॉस्ट एंड डिमांड। द अंडर स्टॉकिंग है ना, stocking of the material that they fall short of the actually demand for the then by the customers. It is the inability to meet the demand. This lead to losing a demand to competition. ओवर स्टॉकिंग, ज्यादा स्टॉक कर लेना, है ना। ओवर लीड टाइम, ईएफओ, पुनः ऑर्डर बिंदु। ओवर स्टॉकिंग क्या होती है, ग्राहकों द्वारा सामग्रियों की वास्तविक मांग से अधिक स्टॉक करना। इसका परिणाम बिक्री योग्य स्टॉक को रखने में होता है, आपने अधिक मंगवा लिया। लीड टाइम, ये ऑर्डर शुरू होने से लेकर ऑर्डर प्राप्त होने के बीच का समय। लीड टाइम मतलब जब ऑर्डर किया और जब तक आपके पास आया, इस समय जो भी समय लगा ऑर्डर आपको पहुंचने तक, उसे लीड टाइम कहा जाता है, ठीक है ना। ईएफओ, पहले समाप्त पहले बाहर। खुदरा विक्रेताओं को उन उत्पादों को प्रतिबंधित करने में मदद करता है जिनकी शेल्फ लाइफ सीमित होती है। जिनकी शेल्फ लाइफ सीमित होती है, इसका मतलब क्या होता है कि उन्हें सबसे पहले बेच देना चाहिए, और जहां पर इन सामानों की उपयोगिता ली जा रही है वहां पर सबसे पहले इन सामानों को उपयोग कर लेना चाहिए। जैसे दूध है, बटर है, सब्जियां हैं, फल हैं, शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है तो खराब हो जाएंगी, तो फटाफट इस्तेमाल करके और उन्हें समाप्त कर दें। पुनः ऑर्डर बिंदु, ये न्यूनतम स्टॉक मात्रा को संदर्भित करता है। पुनः ऑर्डर बिंदु मतलब सभी सामानों का स्टॉक कम हो चुका है और जैसे वो पुनः ऑर्डर बिंदु पर आता है, मतलब आपका मटेरियल, आपका सामान जो आप उपयोग में ले रहे हो वो समाप्त हो चुका है और अब आप उसको वापस ऑर्डर करना है। तो ओवर स्टॉकिंग, अधिक सामान इकट्ठा करना। लीड टाइम, एक सामान को ऑर्डर करने में उसकी प्राप्ति में जो टाइम लगा उसे लीड टाइम कहते हैं। ईएफओ, जिन सामानों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है उन्हें स्पीड से उनको इस्तेमाल करना, ठीक है ना, उसे जो है वो एफईओ कहते हैं। पुनः ऑर्डर बिंदु, ठीक है ना, जब स्टॉक को वापस मंगाना होता है तो उसे पुनः ऑर्डर बिंदु कहते हैं कि सामान खत्म हो गया और पुनः उसे मंगवाना है, ठीक है।
EOQ आर्थिक आदेश मात्रा, इंग्लिश में पढ़ाऊं क्या? Overstocking, the stock of the material in the excess of the actual demand for the then by the customers. This result in the holding unsellable stocks. The lead time, it is the time period between the initiating the order to the receipt of the order. It is the expired in the week and considered while the fixing the order level. EFO, the first expire first out, है ना, जो पहले एक्सपायर होगा उसको पहले इस्तेमाल कर लो, सिंपल सा. रीऑर्डर पॉइंट, जब वापस इन्वेंट्री समाप्त हो रही हो, माल समाप्त हो रहा हो, तो रीऑर्डर करके पुनः मंगवाना, ठीक है ना. EOQ आर्थिक आदेश मात्रा, है ना, इकोनॉमिक जो क्वांटिटी होती है कि आप सामान को जितने बड़ी मात्रा में आप ऑर्डर करेंगे उतना ही वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना. आर्थिक आदेश मात्रा, इसका तात्पर्य सामग्री की मात्रा से है कि जिसके लिए ऑर्डर सबसे किफायती हो, मतलब ऐसी मात्रा में ऑर्डर करो जिससे वस्तु आपकी सस्ती हो जाए, ठीक है ना, उसे EOQ मात्रा कहते हैं. The economic order quantity, it is referred then the quantity of the material for the which the order is most economical. The purchase manager place an order for the quantity for the material to reap the maximum advantage on buying. ठीक है. ऑर्डर लागत क्या होती है और वहन लागत क्या होती है? वहन लागत को लेकर के बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, सर वहन लागत क्या होती है, किस प्रकार से होती है सर, ठीक है ना. वहन लागत कुछ नहीं, बहुत आसान सा चीज़ है. वहन लागत के अंदर कोई विशेष कोई यहाँ पर कोई विषय वस्तु नहीं है वहन लागत को लेकर के, ठीक है ना. यह सामग्री की खरीद से जुड़ी खरीद लागत को संदर्भित करता है. इसमें स्टाफ, पारिश्रमिक, परिवहन लागत, निरीक्षण लागत आदि खरीदारी शामिल होती है. ऑर्डर लागत, है ना, ऑर्डर को मंगवाने में खर्चा जो लगा है, ट्रक का खर्चा है या मजदूर का खर्चा है, ठीक है ना, उसको चेक करने में जो खर्चा लगा है उसे ऑर्डर लागत कहता है. आपने कोई सामान ऑर्डर किया, वो मान लो उसने बोला आपने फ्रिज ऑर्डर किया, फ्रिज आ रहा है, तो क्या साहब आपको इसका किराया आपको देना पड़ेगा, मजदूर का किराया आपको देना पड़ेगा, ठीक है. वहन लागत, वस्तु को गोदाम में रखने की जो लागत आती है, भाई किसी वस्तु को रखने है, सुरक्षित रखना है, गार्ड भी चाहिएंगे, कर्मचारी भी चाहिएंगे, एसी वेसी भी चाहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिएगी स्टॉक रूम के अंदर, तो वो वहन लागत है. यह गोदाम में सामग्री रखने की लागत को संदर्भित करता है. इसमें सामग्री की निवेश की गई राशि, भंडारण लागत, खाते के अप्रचलन पर हानि, क्षति बीमा आदि के देय ब्याज राशि शामिल है. इसे वहन लागत कहा जाता है. Order cost, it is referred to the buying the cost associated with the purchase of the material, includes buying staff, remuneration, transport cost, inspection cost, etc. It referred to the holding cost of the material in the warehouse. In the include the interest payable on the amount invested in the material storage cost, loss on the account, options, damage, insurance and all is the cost the clearing cost. चलिए भाई, ये हो गया अपना साथ में. अब सभी विद्यार्थियों को मैं एक सूचित कर दूं, ठीक है ना, कि अपन जो है वो 10 तारीख को तो अपनी क्लास है ही, 10 से 12 2 घंटे अपन बहुत कथन कारण वाले क्वेश्चन, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन करेंगे, शानदार वाले. साथ के अंदर ही अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें, ठीक है ना. साथ ही मैं अपनी कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, अड्डा 24/7 के ऐप पे भी डाल दूंगा. वहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, ज्योग्राफी बाई स्टूडेंट को फॉलो करें, वहाँ पर इसका आपको मिल जाएगा PDF. वैसे कुछ सिर्फ एक रिविजन पॉइंट था, तो शायद सबके पास ही नोट्स तो होंगे ही, है ना. साथ में अगर हम बात कर लें तो आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें. इसी वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करेंगे तो यशवंत सर का लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा. जैसे आपका ऐप डाउनलोड होता है, लेकिन आप स्टेट एग्जाम पे जाएं, वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर कैटेगरी, स्टेट एग्जाम पे जाएं. स्टेट एग्जाम जाने के बाद आप राजस्थान पे जाएं, राजस्थान पे जाने के बाद आप EMRS पे जाएं, EMRS पे जाने के बाद जो है वो सेल चल रही है अभी, आप जाएं, बाय नाउ पर क्लिक करें. रिविजन बैच Y714, है ना. अभी भी किसी को रिविजन में डर लग रहा है तो वो यहाँ से आकर के बैच ले सकता है. 487 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा. Y714 कोड का आपको इस्तेमाल करना है. Y714, इसमें जनरल अवेयरनेस, ICT, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पॉस्को, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, सब कुछ आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है ना. Y714 487 रुपये का आपको कोर्स पड़ेगा. आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हो. गूगल प्ले स्टोर पर अड्डा 24/7 लिखो, आपका जैसे ही डाउनलोड होगा, सिलेक्ट कैटेगरी पूछेगा आपसे वो, तो आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, EMRS सेलेक्ट करें. साथ में टेस्ट सीरीज भी है, 145 की है. Y714S कोड का इस्तेमाल करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, Y714S. साथ में यहाँ पर 2 ई बुक भी है, इसमें भी आप जो है वो Y714S कोड का इस्तेमाल करके ई बुक ले सकते हैं, Y714S कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है. साथ में अगर हम बातचीत कर लें तो भी राजस्थान महापैक पर भी छूट चल रही है. एक नई आया है ऑफर आपके लिए, राजस्थान महापैक, इसी लिंक के साथ में ही है. आप स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करें, आप राजस्थान महापैक पे जाएं, तो आपके लिए महापैक है. राजस्थान महापैक का मतलब है कि राजस्थान के अलग अलग आयोगों के अलग अलग कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है. साथ में इसमें EMRS भी शामिल है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है. इसमें क्या क्या है, इसमें राजस्थान के सभी एग्जाम
RMSSB, RPSC, EMRS, कोऑपरेटिव बैंक, इन सबके एग्जाम शामिल हैं। आपको अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पटवारी का ले लिया आपने, इसको खरीद लिया, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी अब आपको बार बार कोर्स नहीं खरीदना। अब आपको क्या नहीं करना, बार बार कोर्स नहीं लेना है आपको ना, आपको केवल इसके माध्यम से, इस एक महापैक के माध्यम से आप किसी भी क्लास में एंट्री करके अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हो। तो आपको कोड का जो इस्तेमाल करना है यहाँ पर वो है Y714, ठीक है ना। क्या करना है, Y714 अप्लाई कर दो। 1170 रुपए में आपको ये पड़ेगा, 1170 रुपए में कंप्लीट सब कुछ। Y714 कोड, चाहे कोई भी एग्जाम, मान लो पटवारी आ गया, पटवारी के साथ PSI आ गया, तो अब आपको PSI और पटवारी का अलग अलग बैच की जरूरत नहीं है। आपको दोनों की अलग अलग क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आप बैठ सकते हो किसी भी क्लास में जाकर के, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसमें आपको PDF नोट्स, वीकली टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन क्लासेस, डाउट सेशन, सब कुछ जो आपको चाहिए उस संबंधित एग्जाम की तैयारी संबंधित वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, और अपन कल अब मिलेंगे वापस 4:30 बजे, ठीक है। साथ में और भी कुछ कुछ नया लाता रहूंगा, ठीक है। और 10 तारीख को सुबह 10 बजे मैराथन है अपनी। धन्यवाद।